प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो यहाँ पर देखो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर, वो भी 2027 वाला मॉडल पेपर है। और जितने बच्चे कक्षा 10 में, तो आज की क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि आज आप लोगों का भाई यहाँ पर मैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखो आज का मेरा कोड रहने वाला है 817 ओबी कोड का पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। पेपर में आप लोगों को इसी कोड का पेपर दिया जाएगा पेपर देने जब जाओगे। और सबसे पहला जो काम करना है, अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह यहाँ पर सब लिख देना है। और पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पूर्णांक है, और आज आप लोगों का भाई 70 में 70 नंबर भी पूरा पक्का हो जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आगे देखो, जब आप लोगों को जब ये वाला पेपर जब दिया जाए, आप लोगों को भाई जब ये वाला पेपर दिया जाएगा तो सबसे पहले नोट पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट तो नोट को पढ़ना पड़ेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट तक भाई पढ़ना पड़ेगा। निर्देश देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंडे आ तथा खंडवा में विभाजित रहने वाला है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। निर्देश नंबर 4 कहता है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। निर्देश नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और निर्देश नंबर 6 कहता है कि खंडवा जो है 50 अंकों का रहने वाला है। इस तरीके से मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कि आप लोगों के इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि आप लोगों को 2027 बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करने होंगे। प्यारे बच्चों, जब पेपर देने जा रहे हैं तो सभी के सभी क्वेश्चंस को 5 मिनट पहले देख करके चले जाना है। इस वीडियो को प्यारे बच्चों सेव कर लीजिए, और जब पेपर आप लोगों का हो तो 5 मिनट पहले इस वीडियो को देख करके पेपर देने जाना है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न नंबर 1 कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का मेरा ए ऑप्शन सही करेंगे। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे ज्यूसेपे मैज़िनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1 नंबर का आएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 3 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। ये भी एक ही नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च जो है यहाँ पर मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए कि हिंद स्वराज जो मेरी पुस्तक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 कहता है भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है भाई आप लोगों की कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का ए ऑप्शन सही करेंगे। देखो भारत में सबसे ज़्यादा भाई आप लोगों का चावल उगाया जाता है, तो चावल मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है। और ये प्रश्न नंबर 8 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे। लौह अयस्क एक धात्विक खनिज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन प्रश्न नंबर 9 का मेरा ए ऑप्शन सही करेंगे कि झारखंड जो है भाई ये अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को जोड़ती है। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को जोड़ती है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। लेकिन प्रश्न नंबर 10 का मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया संघर्ष की संभावना कम करती है। बी ऑप्शन दिया राजनीतिक स्थिरता बढ़ाती है। सी ऑप्शन दिया सभी वर्गों को भागीदारी देती है। डी ऑप्शन दिया उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 11 का मेरा डी ऑप्शन सही करेंगे। उपर्युक्त सभी मेरा ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिए भाई, क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारत में कितने स्तर के सरकारी मतलब कितने स्तर होते हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का सी ऑप्शन सही करेंगे, 3 स्तर होते हैं। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के पास होती है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। 1 नंबर का ये भी आएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है कितने स्तरों की है। तो प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाई सही करेंगे, 3 स्तर। और प्रश्न नंबर 15 कहता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो भाई लोकतंत्र में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पर देखो डी ऑप्शन सही करेंगे, सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, समानता का अधिकार भी प्राप्त होता है, स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त होता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन सही करेंगे, कुल आय भागित कुल जनसंख्या। तो प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि प्रश्न नंबर 17 कहता है कि प्राथमिक क्षेत्रक का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण यहाँ पर कृषि मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को क्या मिलता है। बैंकों पर जमा धन पर खाता धारक को क्या मिलता है। प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे भाई, ए ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखो, प्रश्न नंबर 19 को देख लो भाई, क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कहता है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। तो वैश्वीकरण बढ़ावा कौन देता है। प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे, ए ऑप्शन मेरा भाई सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून बनाया गया है। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। देखो अगर मैं उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये वाला अधिकार बनाया गया है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। अब हम आगे देखो बात करते हैं यहाँ पर देखो खंडवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक 2 प्रश्न दिए जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। पेपर देने जाओगे भाई आप लोगों के एग्जाम में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो अब चलो बात करते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की भूमिका का वर्णन करना है। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन, पहली हेडिंग यहाँ पर डालेंगे असहयोग आंदोलन। और इसमें देखो असहयोग आंदोलन में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करके स्वराज्य प्राप्त करना था। लोगों ने सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, न्यायालयों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस आंदोलन से बड़ी संख्या में किसान, विद्यार्थी, महिलाएं और व्यापारी जुड़े। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना भी मजबूत हुई। अथवा करके दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई, 4 नंबर हमारे पक्के हुए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण का महत्व समझाइए। ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। उत्तर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण कि वन पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन अनेक पशु पक्षियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इससे इसके अतिरिक्त वनों से लकड़ी, औषधियाँ और अनेक उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। इसलिए जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। फिर एक अथवा करके दिया भारत में वन संसाधनों के संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। तो इस तरीके से भाई हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 को देख लीजिए भाई क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है यहाँ पर देखो कि भारत में लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र के परिणाम। इसमें लिखेंगे कि लोकतंत्र नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। इसमें सभी नागरिकों को समान
राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इससे इसमें सरकार की गलतियों को सुधारने और उसे बदलने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन को अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बनाने में सहायता करता है। फिर एक अथवा करके दिया है कि लोकतंत्र की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखो हमसे कहा गया है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों को समझाइए। पेपर में 4 नंबर का इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना वैश्वीकरण के प्रभाव कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से अधिक जुड़ गई हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के निवेश और व्यापार के अवसर बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं। नई तकनीक और उत्पादन की आधुनिक विधियों का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के सामने विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। अथवा करके दिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा देती हैं। तो इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। अब सीधे मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से देखो आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक सेकंड जिसमें हमारे सारे के सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के निम्न प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में लिखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा 6 नंबर का आएगा। उत्तर में डालकर लिखेंगे महात्मा गांधी की भूमिका। देखो उत्तर में लिखेंगे महात्मा गांधी की भूमिका। सबसे पहले भाई इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और आप लोगों का क्वेश्चन ताकि पूरा दिखाई दे। अब चलो यहाँ से देखो इतना बहुत है, चलो इतना रखते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो सभी प्रश्नों को तो 150 में लिखना है। लिखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने संघर्ष का आधार बनाया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में हड़ताल के माध्यम से उन्होंने किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को उठाया। इसके बाद असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में भारतीयों में एकता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना मजबूत थी। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरीके से भाई हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर का पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अथवा करके दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा के महत्व को समझाइए। तो ये हमारा पहला प्रश्न भाई कंप्लीट हुआ। आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रश्न दूसरा यहाँ पर देखो क्या कहता है। ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा प्रश्न कि भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता और उपायों को समझाइए। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे खनिज संसाधनों का संरक्षण। इसमें देखो लिखेंगे कि खनिज संसाधन उद्योगों और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश सीमित और अनवीकरणीय हैं। इनके अत्यधिक दोहन से इनके भंडार तेजी से कम हो सकते हैं। खनन से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है तथा भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से खनन किया जाना चाहिए। खनिजों की बर्बादी को कम करना और कम मात्रा में संसाधनों से अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। धातुओं को पुनर्चक्रित करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जहां संभव हो खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखो, आगे भाई यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सरकार को अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर अथवा करके दिया है भारत में खनिज संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो ये हमारे यहाँ पर भाई 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, ये भी हमारा पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लो भाई क्या कहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भारत में संघीय व्यवस्था को सफल बनाने में भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंधों की भूमिका को समझाइए। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संघीय व्यवस्था की सफलता। यहाँ पर लिखेंगे भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसलिए जहाँ संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक था। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया। राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने के अधिकार दिए गए।
भाषा के क्षेत्र में भारत ने किसी एक भाषा को जबरन सभी पर थोपने के बजाय विभिन्न भाषाओं को सम्मान देने की नीति अपनाई। इससे भाषाई विविधता के बीच एकता बनाने में सहायता मिली। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा आपसी सम्मान ने भी संघवाद को मजबूत किया। आगे देखो लिखेंगे कि स्थानीय सरकारों को अधिकार देकर सत्ता को और अधिक विवेक विकेंद्रीकृत किया गया। राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को भी महत्व दिया गया। इस प्रकार भाषा नीति शक्तियों का विभाजन, विकेंद्रीकरण और सहयोगात्मक संबंध भारत के संघीय ढांचे को सफल बनाने में सहायक रहे। तो इसका भाई प्रश्न तीसरा भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ, समझाइए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेपर में 6 नंबर का आएगा कि भारत में मुद्रा और ऋण की अर्थव्यवस्था में भूमिका को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर डालेंगे मुद्रा और ऋण की भूमिका। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर दिया है और वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद बिक्री को आसान बनाया है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का प्रमुख कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंक लोगों से जमा राशि स्वीकार करते हैं और आवश्यकता वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को ऋण प्रदान करते हैं। किसान, कृषि कार्य, व्यापारी, व्यापार और छोटे उद्यमी, इसके बाद आगे वह यहाँ से लिखेंगे छोटे उद्यमी के बाद अपने व्यवसाय के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। सस्ता और आसान ऋण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। दूसरी ओर अत्यधिक ब्याज दर पर अनुचित ऋण व्यवस्था लोगों पर आर्थिक बोझ डाल सकती है। इसलिए औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था और उचित ब्याज दर वाली ऋण सुविधा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अथवा करके दिया औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में क्या अंतर है। तो ये हमारा भाई लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। अब यहाँ से आप लोगों का मानचित्र कार्य स्टार्ट हो जाता है। 10 नंबर का भाई मानचित्र कार्य भी आएगा। तो देखो मानचित्र में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 9वीं और 9वीं मानचित्र से संबंधित है। 9वीं दिया निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र से चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए इतना अंक, मतलब हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में। दूसरा प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, लखनऊ। तीसरा प्रश्न नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो चंपारण बिहार से। अब आगे देखो 2 प्रश्न ये दिए हैं, पहला दूसरा। देखो चौथा प्रश्न कहता है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1929 में। इसके बाद अब आगे देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 9वीं के बारे में। 9वीं यहाँ पर देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उसको इस प्रकार के गोले द्वारा दर्शाना है। गुजरात की राजधानी बता दीजिए, इसको ऐसे दर्शाना है। तीसरा बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको ऐसे दर्शाना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको ऐसे दर्शाना है। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि डल झील, 5वां क्वेश्चन देखो, डल झील तो को ऐसे दर्शाना। तो ये हमारा प्यारे बच्चों मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। 2027 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ और इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहता हूँ।